आज हम करने वाले हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन मीन्स वे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यूज करके उसको ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये रिएक्शन कैसे होता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा स्टेप्स देखने पड़ेंगे। उससे पहले आप इधर देख सकते हैं, ये लीफ है, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी ये लीफ है, ये मिडरिब है और ये तो ये इस लीफ को मैंने यहाँ से जस्ट इस तरह से दिखाया है। और आप उसके बाद आप देख सकते हो, अगर हम किसी लीफ को इस तरह से कट करते हैं तो ऊपर की तरफ ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस। बीच में क्या होता है, मेसोफिल टिश्यू होता है। मेसोफिल टिश्यू में ये वाला एक कुछ सेल बहुत पास पास होती है, जैसे कि इस तरह से एकदम से बिल्कुल पास पास। तो इन सेल को हम बोलते हैं पॉलीसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये पॉलीसेड पैरेन्काइमा की लेयर है और इसके नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। ये थोड़ा सा दूर दूर होती है, इसलिए हम इनको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। इनमें आप ग्रीन कलर का जो ये देख रहे हो, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अगर ये क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, जबकि क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट है। इसके बाद हम जाते हैं, ये है लास्ट में हमारी लोअर एपिडर्मिस। बीच में आप देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। तो ये हमारा टीएस ऑफ लीफ है, इस तरह से हमारा टीएस ऑफ लीफ बनेगा। अगर आप स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखने के लिए भी क्या होता है, स्टोमा, ये स्टोमा है, मीन्स एक होल जिसको हम स्टोमा बोलते हैं, और ये सराउंडेड रहता है, जैसे किडनी होते हैं ना, बीन शेप्ड टू सेल्स, तो इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। और गार्ड सेल के अंदर वही न्यूक्लियस है और तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद क्या होता है, ये कुछ एसेसरी सेल्स होती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टोमेटा। ओके, बीच में ओपनिंग है और लास्ट साइड में वो सराउंडेड है किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड सेल से, जिनको गार्ड सेल कहते हैं। तो जब ये ओपन होता है तो उसका साइज ऐसा होता है और जब क्लोज होता है ये इस तरह से हो जाता है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है। आइए अब देखते हैं कि कैसे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हमारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है हमारा क्लोरोफिल। तो जैसे कि अगर ये एक मेसोफिल सेल, एक सेल है इस तरह से, और इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक्साइटेड, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। थोड़ा केमिस्ट्री आ रही है उधर। और ये जब हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है तो वो अब क्या करेगा, वाटर का ब्रेकडाउन, वाटर का लाइसिस करेगा, जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्यों फोटोलाइसिस? क्योंकि जो यहाँ पर वाटर ब्रेक हो रहा है वो सनलाइट की वजह से हो रहा है, इसीलिए ये क्या है हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, उस एनर्जी ने वाटर को ब्रेक किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सनलाइट की वजह से वो ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती ही है। अभी जैसे कि हमने रिएक्शन देखा, ये हमारा कौन सा रिएक्शन लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिससे कि हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन निकलती है ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से ही निकली है। इसके बाद हम आते हैं रिडक्शन। क्या होता है, ऑक्सीजन तो अब चली गई, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, तो अब क्या बचा है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन क्यों, याद है ना
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोला जाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन ही हो रहा है। तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद उसके अंदर क्या एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन रहा है। और बेसिकली हमें यही बनाना होता है इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेप्स देखे। सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब की है क्लोरोफिल ने, जो लीफ में प्रेजेंट है, और उसके बाद उस एनर्जी से वाटर का ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कि लाइसिस ऑफ वाटर हुआ है। उसके बाद ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चलेगी, हम यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए। और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ने क्या किया, रिडक्शन। कभी कभी ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो हमेशा याद रखना ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट बनता है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो ग्लूकोज बनता है। ओके, तो ये ग्लूकोज जितना प्लांट को यूज करना होता है प्लांट यूज करता है। उसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। और हम लोगों के अंदर, हम जैसे एनिमल्स हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। और ये प्रोसेस हमारे अंदर कौन करता है, लीवर। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर लिया है। अभी हम देखते हैं एनिमल्स के लिए। अभी हम आगे का देखते हैं, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि नाम ही बता रहा है, हेट्रो मीन्स अदर्स, मीन्स ये अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड्स रहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में ही कन्वर्ट करना है, कुछ नया नहीं बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक से नहीं बना रहे हैं, वो सिर्फ प्लांट्स ही बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फूड को जस्ट थोड़ा सा ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करके उसको जस्ट एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, एब्जॉर्ब करेंगे या फिर यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं हम हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रॉप्स, और मोड को बोला जाता है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस केस में यहाँ पर हमारे ऑर्गेनिज्म बेसिकली 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही है ये, कि जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को आउटसाइड ब्रेक डाउन करते हैं और बाद में एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फूड का ब्रेक डाउन बॉडी के अंदर ही करते हैं। तो जो आउटसाइड फूड का ब्रेक डाउन करते हैं उसमें हमारा आ जाता है ईस्ट, मशरूम एंड रेड मोड्स। ओके, आपने देखा भी होगा, ये सब बाहर की तरफ होगा। मशरूम सेप्रोफाइट्स होता है, बाहर ही ये उसको ब्रेक डाउन करेगा और बाद में एब्जॉर्ब करेगा। और जो अंदर करते हैं हम लोग ऐसे ही हैं, जो हमारा फूड को हम अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी और दिया हुआ है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या करते हैं कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड एनिमल्स और प्लांट्स से ड्राइव करेंगे, लेकिन वो एनिमल्स को किल नहीं करेंगे, वो एज ए पैरासाइट्स रहते हैं, तो वो किल नहीं करते। विदाउट किलिंग दैम वो अपना न्यूट्रिशंस एनिमल्स और प्लांट्स से लेंगे। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है कुस्कुटा, जिसको अमरवेल भी बोलेंगे, पिग्स, लीचीज एंड टेपवर्म। एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है, इतना कुछ नहीं है। अभी हम आगे देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अभी हमारा एक टॉपिक और रह गया है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अब अमीबा कैसे हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली अमीबा क्या है, आपने 9th में पढ़ा ही था। अमीबा प्रोटोजोआ है, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का एक पूरा ग्रुप है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर अमीबा एक प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यूकैरियोट्स, ये फुल ग्रुप ही यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर का ही है। ओके, याद है ना कौन कौन से आते हैं, प्लाज्मोडियम भी इसी में आएगा, यूग्लिना भी इसी में आएगा। ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये एक अमीबा है, और अमीबा के साइड में ब्लैक कलर का डॉट का मैंने क्या बनाया है, फूड बनाया है। तो कोई भी फूड सब्सटेंस है जो उसके पास में है, तो अमीबा जब ऐसा कोई फूड सब्सटेंस होता है तो अमीबा उसको अंदर लेने के लिए क्या करता है, अमीबा एक जेली लाइक होता है, तो वो उसके चारों तरफ इसका जो मटेरियल है थोड़ा सा स्प्रेड होने लगता है, मीन्स जिसको सीडोपोडिया बोलते हैं।
तो ये इसको कवर करने के लिए मटेरियल्स इस डायरेक्शन में जाने लगा, यानी कि सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये सीडोपोडिया बनाते बनाते इसने धीरे धीरे से उस फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लिया। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, फूड का इंजेशन हो गया। फूड का इंजेशन होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये फूड वैक्यूल बन गया है, यानी कि अब वो फूड थोड़े बहुत लिक्विड के साथ अमीबा की बॉडी के अंदर है, तो इसको बोला हमने इंजेशन। इसके बाद अब क्या होगा, इस पर कुछ यहाँ पर सेकेंड इस पर कुछ एंजाइम्स से सीक्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से अब इस फूड का जो भी उसने खाया है उसका ब्रेक डाउन होगा, तो इसको बोला जाता है डाइजेशन। फर्स्ट इंजेशन हुआ है, उसके बाद अब डाइजेशन हो रहा है, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स फूड से जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको ले लिया जा रहा है, मतलब उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का उसको सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद इंजेक्शन होने के बाद अब सब कुछ हो गया है, तो अब क्या होगा, जो भी इसमें यूजफुल सब्सटेंस बना था, ग्लूकोज बनाया, कुछ भी बनाया, तो वो उसकी पूरी बॉडी में, अमीबा की पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है, जिसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। हम एक साथ ही लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि पहले वो एब्जॉर्ब हुआ है और उसके बाद वो हर एक ही सेल है तो वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हुआ है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हुआ है। लास्ट में अब जो ये वेस्ट बचा था इसके अंदर, ये वेस्ट को अब इसमें कुछ नहीं बचा यूजफुल, सब ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो ये भी एक वेस्ट फूड वैक्यूल बन गया है, रेसिडुअल वैक्यूल बोलते हैं। अब इसको क्या होता है कि इसको बॉडी से बाहर फेंकना होता है, तो इसको धीरे धीरे से फिर से कॉर्नर पे लाया जाता है, और जब ये पूरा कॉर्नर पे आ जाता है तो फिर इसको धीरे से अगेन वो जेली अंदर शिफ्ट हो जाती है और ये फूड वैक्यूल्स रेसिडुअल वैक्यूल्स बाहर आ जाती है फिर से। तो इस तरह से आप दे सकते हो, इसको बोला जाता है इजेशन। ओके, तो इस तरह से एब्जॉर्प्शंस और एसिमिलेशन भी हम इधर ही लिख लेते हैं, एसिमिलेशन। इस तरह से अमीबा में क्या हुआ है, 5 स्टेप्स में डाइजेशन कंप्लीट हुआ है। पहले उसने सीडोपोडिया बना के फूड को इन किया, अंदर लिया, जिसको इंजेक्शन बोला, फिर उसके ऊपर उसको कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट किया, कुछ सिक्रेशन सिक्रेट करके, जिसको डाइजेशन बोला, फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद उसको पूरा उसमें स्प्रेड किया, हर एक कॉर्नर तक आप कह सकते हो भेजा, एसिमिलेशन हुआ, और लास्ट में जो रेसिडुअल वैक्यूल बचा था उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया, तो उसको हमने क्या बोला, इजेशन। ओके, अभी हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आप कह सकते हो, थोड़ी बहुत, इतना नहीं है, और डायग्राम मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों के लिए नहीं है, तो ये मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के रखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें समझना है कि क्या है, तो आपको अपना भी पता चलेगा कि यहाँ तक का जो एरिया होता है, यहाँ तक का जो भी ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये एरिया थोरेसिक कैविटी रहता है, इतना। थोरेसिक कैविटी के अंदर बेसिकली हमारा क्या होता है, लंग्स होते हैं और हार्ट होता है। मेन से मोस्ट वाइटल ऑर्गन हमारे थोरेसिक कैविटी में ही होते हैं, जो प्रोटेक्टेड रहते हैं रिब्स के से, लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसके बाद वाला जो ये हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन। ओके, एब्डोमिनल कैविटी, तो स्टमक से हमारा क्या शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल कैविटी शुरू हो जाता है। अभी हमें इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इसलिए मैं हटा देती हूँ। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन डायफ्राम से सेपरेटेड रहते हैं। ये जो है, ये डायफ्राम है जो किसको सेपरेट कर रहा है, एक तरह से थोरेसिक कैविटी को। ये थोरेसिक कैविटी हो गया, थोरेसिक कैविटी, और ये वाला हिस्सा हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन। ओके, तो इस तरह से हमारा एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी किससे सेपरेटेड रहती है, डायफ्राम से, डायफ्राम से सेपरेटेड रहती है। ये आप लोगों को करना है, कर लीजिए, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें भी पूरा 5 स्टेप्स में ही ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट होगा यहाँ पर भी, जिसमें इंजेक्शन रहेगा, डाइजेशन रहेगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन बेसिकली कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल
जो भी हम खा रहे हैं वो सब हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है। तो डाइजेशन की प्रोसेस से कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड किस में कॉम्प्लेक्स किस में होता है, वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट होता है, सिंपलर फूड में। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके लिए हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सिक्रीशंस की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ये कन्वर्ट होने वाला है। वे सिक्रीशन जिसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जो टाइम टू टाइम मिक्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ये एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर फिनिश होती है, एलिमेंट्री कैनाल। आप देख सकते हो इसमें अभी तक मैंने पैनक्रियाज और लीवर नहीं बनाया है। जब मैं इसके साथ पैनक्रियाज और लीवर भी ऐड कर दूंगी तो उसको मैं क्या बोलूँगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ये स्टेट ट्यूब जिसको ये जो ट्यूब है इसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होकर किसके साथ कन्वर्ट होगा, एंजाइम्स। क्या मिक्स होंगे टाइम टू टाइम, एंजाइम्स। वो एंजाइम्स ही है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है। चलिए अब देख लेते हैं इसका प्रोसेस। सो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि कोई भी आप लोगों ने फूड खाया है और उस फूड के बाद अभी क्या होने वाला है, उसको सबसे पहले आप क्या करोगे, माउथ में ही रखने वाले हो। तो जैसे ही आपने उसको माउथ में अंदर, यहाँ पर फूड पार्टिकल यहाँ से अंदर गया तो उसको बोला जाता है इंजेशन। ओके, मीन्स फूड अंदर रखा तो सबसे पहले जस्ट बाइट को अंदर लेना। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। ये जो भी फूड था वो आपने अंदर लिया, तो यहाँ पर क्या किया आपने, इंजेशन। फिर क्या होगा, जब वो फूड अंदर जाता है तो अब वो छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट करोगे आप, और उसके लिए आपका जो भी है ये वाला हिस्सा क्या बोलते हो जब तुम अंदर रख रहे हो, उसको बक्कल कैविटी बोला जाता है। बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर हमारा टीथ प्रेजेंट है, टीथ है, टंग है, और हमारा क्या है, सिलेवरी ग्लैंड। तो ये हमारी तीन चीज है। तो सबसे पहले फूड को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टीथ, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। फिर उसके बाद क्या होगा, सिलेवरी ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन से सिक्रीट करेंगी, और वो सिक्रीशन जाके टंग की हेल्प के साथ उसको अच्छे से मिक्स कर दिया जाएगा। मीन्स जो भी हमारा फूड होगा वो एक पेस्ट लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सलाइवा सिक्रीट होगा, तो सलाइवा एक तो उसको थोड़ा सा लुब्रिकेशन देगा, और प्लस सलाइवा में एक पर्टिकुलर एंजाइम्स होता है जिसको हम बोलते हैं सिलेवरी अमाइलेज, और इसी का ही दूसरा नाम है टाइलिन। ओके, दोनों एक ही है, इसमें टी साइलेंट है, तो आप सिलेवरी अमाइलेज भी बोल सकते हो, टाइलिन भी बोल सकते हो। तो बेसिकली सिलेवरी अमाइलेज क्या काम करता है, सिलेवरी अमाइलेज जो भी फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उस कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता है। कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता माउथ के अंदर, क्योंकि अभी कहाँ चल रहा है, ये सब हमारा माउथ के अंदर ही चल रहा है, बक्कल कैविटी में ही चल रहा है। तो जस्ट यहाँ पर हमारा जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाएगा। सपोज ये कार्बोहाइड्रेट क्या है तुम्हारा, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है। मैंने ये बहुत सारा ग्लूकोज बनाया इस तरह से, जैसे मोतियों की माला होती है ना, सेम ऐसे ही बना लो। तो ये पूरा एक तरह से ग्लूकोज था हमारा, लेकिन अभी क्या हुआ, सिलेवरी अमाइलेज से ये इतना भी लंबा नहीं रहा, थोड़ा रहा, जिसको तुम माल्टोज बोल दोगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा छोटे छोटे पार्ट में वो कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, माल्टोज। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो हर एक बिट सेपरेट नहीं हुआ, हर एक मोती सेपरेट नहीं हुआ। तो इस तरह से सिलेवरी अमाइलेज या टाइलिन की सहायता से क्या हुआ है, लॉन्ग चेन वाला कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि माल्टोज में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, ना प्रोटीन का डाइजेशन होगा, ना लिपिड का डाइजेशन होगा, किसी का डाइजेशन भी हमारे माउथ में नहीं होना। तो यहाँ पर सबसे पहला डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है, तो माउथ में डाइजेशन, किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किस एंजाइम्स की वजह से होता है, टाइलिन एंजाइम्स या फिर सिलेवरी अमाइलेज की वजह से होता है। तो ये तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं। और टीथ क्या करता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड।
तो यहाँ पर इतना हुआ। इसके बाद जब वो फूड पूरा का पूरा इस तरह से थोड़ा वो डाइजेस्ट होके हो जाता है तो यहाँ पर एंटर करता है। ये रीजन जहाँ पर हमारा नोज वाला पार्ट और थ्रोट वाला पार्ट दोनों ही मिलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो ये हमारा फेरिंग्स है। ओके, तो ये हमारा फेरिंग्स रीजन है और यहाँ से ही हमारा क्या शुरू हो जाता है, ये हमारा इसोफेगस वाला रीजन स्टार्ट हो गया। ओके, तो इसोफेगस वाला स्टार्ट हो गया। तो अब फूड किस में एंटर कर रहा है, हमारा सेकंड पार्ट में। माउथ का हमारा हो चुका है। माउथ में हमारा क्या क्या हुआ है, मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है, ये सारा माउथ में हुआ है। अब हम सेकंड पार्ट में जा रहे हैं, इसोफेगस। इसोफेगस में फिर से इसोफेगस, तो ये वाला रीजन क्या है, इसोफेगस। अब यहाँ पर हमारा फूड का डाइजेशन होना है। इसोफेगस में सबसे पहले इसोफेगस में सिर्फ एक पुशिंग मूवमेंट होती है और कुछ नहीं होता, वहाँ पे कोई डाइजेशन होना ही नहीं है, किसी का भी डाइजेशन नहीं होता, जस्ट फूड को पुश किया जाता है। जैसे कि स्नेक मूव करता है ना, तो जस्ट अपर वाला पार्ट इस तरह से ये रहता है कि ये माना कि ये पार्ट अभी थोड़ा सा ब्रॉड है, फिर ये नैरो हो जाता है, इस तरह से ये नैरो पार्ट है, फिर से ये ब्रॉड होता है, तो इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से नैरो ब्रॉड इस तरह से थोड़ा। तो फूड अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो वो ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेप्स में अब क्या होता है, ये वाला पार्ट थोड़ा नैरो हो जाता है। जब ये नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, वो फूड ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर प्रेजेंट था वो आगे की तरफ पुश हो जाएगा। तो इस तरह से वो बार बार पुशिंग मूवमेंट इस तरह से होता है। जो नैरो पार्ट होता है वो ब्रॉड हो जाता है, जो ब्रॉड वाला पार्ट होता है नैरो हो जाता है। तो जस्ट ये इस तरह से पुशिंग हो रहा है, पुशिंग मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालसिस। तो यहाँ पर मेनली क्या मिलेगा देखने को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं। बस एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि नो डाइजेशन इन इसोफेगस एंड मूवमेंट कौन सा होता है, वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जो कि हमारा किससे शुरू होने वाला है, स्टमक। तो अब जैसे ही फूड हमारा स्टमक में एंटर किया तो यहाँ पर एक्चुअली कुछ ना सेंसरी ऑर्गन्स, थोड़ा सेंसरी बर्ड्स टाइप के रहते हैं। तो जैसे ही फूड एंटर करता है ना, फूड टच करता है इसकी स्टमक वॉल को, तो ये क्या करता है, सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर इस केस में पिट्स रहता है, इसकी वॉल के अंदर छोटे छोटे से पिट्स रहते हैं और इन पिट्स से क्या करता है, सिक्रीशन इसमें रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इसमें 3 टाइप का सिक्रीशन होता है। एक होता है हमारा HCl, दूसरा होता है हमारा म्यूकस और थर्ड होता है हमारे एंजाइम्स। थर्ड होते हैं हमारे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, तो HCl, म्यूकस एंड एंजाइम्स। सो अब इनका क्या रोल है, एंजाइम्स सबसे पहले तो म्यूकस इसलिए सिक्रेट होता है क्योंकि वहाँ पे एसिड को सिक्रेट होना है। और एसिड क्या है, एसिड अच्छा खासा एसिड है, पीएच इसका 1.2 के आसपास है, मतलब कि एसिडिक है, ये काफ़ी एसिडिक इन नेचर है। तो यहाँ पर जब ये HCl सिक्रेट होता है, उससे क्या हो सकता है, स्टमक की बॉल बर्न हो सकती है, जल सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले एक यहाँ पर एक अच्छी सी लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बन जाती है, यहाँ पे म्यूकस की एक लेयर बन जाती है। माना कि चारों तरफ ये एक तरह से म्यूकस की एक लेयर बन गई। अब क्या होगा कि वो बर्न नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या सिक्रेट होगा, यहाँ पे HCl। तो जब HCl सिक्रेट हो रहा है तो वो HCl क्या कर रहा है, इस मीडियम को पूरा का पूरा एसिडिक बना दे रहा है। यानी कि अब जो भी डाइजेशन होगा वो एसिडिक मीडियम में ही होगा। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं और इन एंजाइम्स में प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम्स होते हैं और फैट के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स बोला जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये अगर स्टमक के लिए हम बात कर रहे हैं तो गैस्ट्रिक वर्ड आता है। तो यहाँ पर कौन से एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स। तो इसमें क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज होता है। गैस्ट्रिक अमाइलेज वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए आता है, याद कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करेगा। अभी मैंने बताया था कि मुंह में अगर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट डाइजेस्टेड नहीं होता, इवन यहाँ पर भी कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन नहीं होता। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक अमाइलेज से थोड़ा बहुत और डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर दूसरा एंजाइम्स निकलता है यहाँ पेप्सिन। जो ये पेप्सिन होता है
ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है, प्रोटीन के लिए, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। एक्चुअली ये पेप्सिनोजन होता है जो निकलता है, जो ये पिट्स होती हैं ये पेप्सिनोजन निकालती हैं। ये पेप्सिनोजन पहले HCl की हेल्प से एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पहले ये इनएक्टिव था, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम्स है, तो पहले उसको एक्टिव करता है। एक्टिव कौन करता है? वो HCl। अब ये पेप्सिन जाके प्रोटीन का डाइजेशन करता है, यानी कि अब ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, जो भी प्रोटीन हमारे फूड में प्रेजेंट है, और उससे क्या बनता है? हमारा पेप्टाइड्स बनता है। पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स अभी भी क्या नहीं बना? ओके, पेप्टाइड्स बनता है। अभी भी ये पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। प्रोटीन जब कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो जाएगा वो अमीनो एसिड में जाएगा, ठीक है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन अब इसने क्या बनाया? पेप्टाइड्स बनाया, या फिर पेप्टोन्स भी बना सकते हैं। ये छोटे फॉर्म्स हैं प्रोटीन के, लेकिन अभी वो सिंगल सिंगल नहीं बना। तो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है स्टमक के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है? ये जो भी फूड है डाइजेस्टेड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हमारा इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। तो इसके लिए भी हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अभी मुझे यहाँ पर अब मुझे बनाना पड़ेगा आके कि ये हमारा पेनक्रियाज रहता है। ये आप देख सकते हो, ये मैं एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज कहाँ ओपन होता है? पेनक्रियाज भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। और इधर मैं अभी लीवर बना देती हूँ, ग्रीन कलर से ही बना देती हूँ अभी तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इधर थोड़ा सा लीवर आप कह सकते हैं, लीवर बना दिया मैंने। और ये लीवर भी किसमें? ये दोनों एक ही डक्ट में ओपन हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर बना देती हूँ ये। तो फिर इसके बाद एक ओपनिंग के थ्रू ही यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। ये जितना भी पोर्शन है ऐसे करके, ये जितना भी, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है ये पोर्शन जो है कोल्ड वाला, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अब क्या होता है? जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में एंटर करता है, थोड़ा थोड़ा करता है, एक साथ से सारा नहीं करता। तो यहाँ पर 3 सिक्रीशन इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइन में यहाँ पे 3 सिक्रीशन आएंगे। 3 ऑर्गन आप कह सकते हो अपने सिक्रीशंस यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। एक तो ये पेनक्रियाज, ये वाला जो भी है ये पेनक्रियाज है। फर्स्ट है पेनक्रियाज, फिर दूसरा है हमारा लीवर, और थर्ड ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी इन तीनों के ही सिक्रीशन इसमें आने वाले हैं, पेनक्रियाज, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पेनक्रियाज सबसे पहले, तो लीवर का देख लीजिए। लीवर क्या था? अभी आपने पढ़ा ही है कि स्टमक में मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब एसिडिक में जितना भी डाइजेशन होना था हो गया। अब क्या करना है? अब हमें बेसिक में जाना है, मतलब थोड़ा सा मीडियम चेंज करके देखेंगे ना, कुछ हो जाए तो हमारा बॉडी भी जानता है कि अगर एक चीज़ में नहीं हुआ तो दूसरे में जाके चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर यही होने वाला है। तो सबसे पहले लीवर ने यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम चेंज कर देता है, यानी कि अभी तक जो एसिडिक था वो मीडियम कैसे बन जाएगा? वो बेसिक मीडियम हो जाएगा। तो वो कुछ बाइल सॉल्ट सिक्रीट्स करता है, बाइल सॉल्ट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइल सॉल्ट्स एंड पिगमेंट्स, जिसकी वजह से मीडियम क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। अब pH मोर देन 7 चली गई। और यहाँ पर ये प्लस लीवर का एक और काम है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी कि जो फैट हमने खाया था जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स फॉर्म में था, वो अब हमारा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो ना, जस्ट थोड़ा सा ऑयल हाथ पे ले लीजिए और उसको रब कर दो थोड़ा सा पानी मिक्स करके, तो आप देखोगे छोटे छोटे से पार्ट्स बन जाते हैं। इसी तरह से ये होता है, इसी को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। जो बड़ा पार्ट ऑफ लिपिड का होता है वो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है हमारा? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट फिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन में बड़ा फैट मॉलिक्यूल्स छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है?
बाइल की वजह से। बाइल कौन सिक्रीट करता है? लीवर। लीवर के अंदर ये गॉल ब्लैडर रहता है जिसमें कि बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। जब फूड यहाँ पर जाता है तो लीवर अपना सिक्रीशन यहाँ पर सेंड करता है जिससे कि मीडियम भी चेंज हो जाता है प्लस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी होता है। तो ये हमारा फर्स्ट सिक्रीशन आया लीवर से। अब हमारा आता है सेकेंड सिक्रीशन में हमारा रहता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अपना सिक्रीशन डालता है और अब चेक करता है कि क्या डाइजेस्ट हुआ है और क्या डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो अब पैनक्रियाज ने जब सिक्रीशन डाला यहाँ पे तो फिर से अब बोलोगे आप यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस। हमने सबसे पहले बोला था इसमें गैस्ट्रिक वर्ड यूज किया था स्टमक के लिए, पैनक्रियाज के लिए हम पैनक्रियाटिक वर्ड यूज करेंगे। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, यहाँ पर अगर पैनक्रियाज वो फिर से अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना है तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज निकलेगा और प्लस साथ में यहाँ पर निकलेगा ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिन पेप्सिन होता है प्रोटीन के लिए जो स्टमक सिक्रेट करती है, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कौन सिक्रेट करता है? पैनक्रियाज सिक्रेट करती है, लेकिन ये भी हमारा किसके लिए होता है? प्रोटीन के लिए ही होता है। ओके, तो पैनक्रियाज से कौन कौन से जूस निकलते हैं? अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और जो मेन हमारा यहाँ पर दिया गया है पैनक्रियाज से वो दिया है हमारा ट्रिप्सिन। सो ट्रिप्सिन भी हमारा किसके लिए? डाइजेशन के लिए होता है, ये प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है। प्रोटीन से फिर से पेप्टोन्स और पेप्टोन से आप लिख सकते हो, पेप्टोन से या फिर पेप्टाइड्स बनेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर अमीनो एसिड भी बन सकते हैं। ओके, अमीनो एसिड। फिर इसके बाद अगर अब भी कोई डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, लाइपेज भी यहाँ पे सिक्रीट होता है, लाइपेज एंजाइम्स। तो लाइपेज एंजाइम्स भी क्या करता है यहाँ पे? पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब ये फैट के ऊपर एक्ट करता है लाइपेज, जिसकी वजह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल ये सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लाइपेज ने बनाया, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स, अमीनो एसिड या प्रोटीएजेस किसी में भी कन्वर्ट किया। मीन्स वो लास्ट की तरफ ही जा रहे हैं, मोस्टली अमीनो एसिड बनेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर फिर भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता एट लास्ट, ओके, इतना कुछ किया लेकिन फिर भी कुछ रह गया बाई चांस, तो लास्ट में इंटेस्टाइन खुद का एक सिक्रीशन निकालती है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ये जो वॉल है ना इंटेस्टाइन की, ये खुद भी एक सिक्रीशन निकालेगी, उसको बोला जाता है सक्कस एंटेरिकस। मतलब कि अब लास्ट है भाई, अब क्या करो? अगर अब भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ तो अब एक सक्कस एंटेरिकस मैजिकल जूस बोल दो। सक्कस एंटेरिकस एक जूस होता है, ये ऐसा जूस है कि ये सबका डाइजेशन कंप्लीट करा देगा। इसके बाद अभी कुछ भी नहीं बचना, कार्बोहाइड्रेट जो है सभी का सभी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ तक अब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो डाइजेशन कैसे कंप्लीट हुआ? सबसे पहले माउथ में हुआ है, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हुआ, उसके बाद हमारा डाइजेशन हुआ है स्टमक में हमारे 3 सिक्रीशन निकले थे, HCl, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूसेस निकले थे, गैस्ट्रिक एंजाइम्स निकले थे। गैस्ट्रिक एंजाइम्स में हमारा गैस्ट्रिक अमाइलेज था, पेप्सिन था। गैस्ट्रिक अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया था और पेप्सिन ने प्रोटीन का डाइजेशन किया था। फिर इसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में फूड एंटर किया। जब इंटेस्टाइन में फूड एंटर किया तो वहाँ पर क्या हुआ? 3 जूसेस निकले हैं हमारे, इंटेस्टाइन के जूस निकले हैं, पैनक्रियाज के जूस निकले हैं और लीवर के जूस निकले हैं। तो ये लीवर के जूस ने मीडियम को बेसिक किया है, पैनक्रियाटिक जूस ने डाइजेशन किया है, काफ़ी कुछ मोस्टली कंप्लीट किया है। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन से एक मैजिकल जूस निकलता है जिसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, जो सभी का डाइजेशन कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ तक हो गया हमारा डाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप्स हो गया इंजेशन और सेकेंड हो गया हमारा डाइजेशन। अब हमारा आता है थर्ड पार्ट है हमारा क्या? एब्जॉर्प्शन। तो अभी आपने ये देखा है कि यहाँ पर हमने, फिर से मैं 1 मिनट आपको बना के दिखाती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो गया तो फिर से आप देख सकते हो। तो ये स्टमक का पार्ट
पढ़ लिया हमने। फिर इसके बाद ये इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है, लेकिन ये इसका लेंथ बहुत लंबा होता है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना दो, स्नेक जैसा कुछ बना दो। फिर उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर ये एंड होता है, मैं कलर चेंज करती हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से आप फूड को बनाना है, यहाँ से शुरू करना है। तो ये एक ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है इस तरह से, ये ओके। ये हो गया हमारा लास्ट में ये करके बन गया। ओके, तो इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ये सीकम, ये वाला रीजन जहाँ पर ये हुआ है डस्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, अगर आपको पार्ट जानना है तो ये ब्लाइंड सेक जैसा है, ये वाला जस्ट ये सीकम है, ये फिर कोलोन है, फिर लास्ट में ये रेक्टम है। ठीक है, तो ये इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हो गया, अब फूड यहाँ पर है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को ही देखते हो तो इसमें ना थोड़े से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, माना कि ये वॉल है और ये, तो अगर इस तरह से रखते हैं तो लेंथ बहुत लगती है। अगर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके रखा तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ हमारा कम एरिया में एडजस्ट हो जाती है। और इसमें भी हमारा फूड सारा हमारा इधर ही है, इनको बोला जाता है विलाई। ओके, तो ये विलाई रहता है इसकी वॉल में, और डाइजेस्टेड फूड हमारा यहाँ पर ही है। जितना भी डाइजेस्टेड फूड था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। सो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, यहाँ से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ तक ब्लड वेसल्स आता है, इसमें ब्लड वेसल्स हर एक जगह ही है, तो यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स हमारा आता है। इस तरह से ब्लड वेसल्स आई, और आने के बाद वो भी कैपिलरीज में डिवाइड हुई। इस तरह से कैपिलरीज में डिवाइड हुई, वापस से डाइजेस्टेड फूड लेके वो चली गई। ओके, तो ये फूड जो कि विलाई में एंटर कर जाता है, वो अब हमारा डाइजेस्ट होके कहाँ पर पहुंच जाएगा, ब्लड में, यानी कि यहाँ पर ये ब्लड में आ गया। तो यहाँ से वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है कैपिलरी नेटवर्क से, और फिर वो जाके ब्लड के अंदर चला गया। तो जस्ट फूड का ब्लड के अंदर जाना, इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। ओके, यहाँ पर हमारी देख सकते हैं ब्लड वेसल्स आती है, फिर उसके बाद वो यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एक ब्लड वेसल्स कई सारी फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट होती है, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, और उसके बाद वो फूड को लेकर चली जाती है। जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसको लेकर यहाँ से चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब वो जिस भी ऑर्गन को इसकी ज़रूरत होगी फॉर एनर्जी पर्पस, ये ब्लड उस ऑर्गन को वो फूड देगा, जिसको बोला जाता है एसिमिलेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन सिर्फ फूड का ब्लड में एंटर होना, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन वो फूड एंटर करेगा, जिसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। लेकिन वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जब दे रहा है, डिस्टेंट ऑर्गन तक जाएगा ना भाई, डाइजेशन स्टमक ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो, लेकिन अब डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएगा, तो उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। तो यहाँ पर एसिमिलेशन हुआ। फिर इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था, वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा इधर आया। अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो वो सारा ये कोलोन एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको पूरा सॉलिड कर देगी, और जाके वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। ये रेक्टम है, तो रेक्टम उसको स्टोर करता है, और ये फिर पास आउट हो जाता है। ये स्पिंचर है, ये एनस है, लास्ट ओपनिंग जो होता है ये एनस होता है। एनस के थ्रू वो पास आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है, और इस प्रोसेस को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर आना, उसको बोला जाता है इजेशन। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया है।
अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं तो उसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली लंबी होती है काफ़ी ज़्यादा, और अगर वो कार्निवोर्स होते हैं तो उसमें इतना लंबा होने की, उसमें इतनी लंबी नहीं होती। तो थोड़े से पॉइंट्स है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, एक बार रीडिंग ले लीजिएगा एनसीईआरटी की, बहुत कंपल्सरी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।